उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव देवरिया खेड़ा में सब कुछ सामान्य था। गांव के दक्षिणी किनारे पर एक पुराना जर्जर कुआं था। लोग उसे लाल कुआं कहते थे। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि शाम होते ही उस कुएं पर एक लाल छतरी वाली औरत दिखाई देती है। गांव वाले हमेशा इसे कहानी मानकर हंस देते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से गांव में एक अजीब सी घटना हो रही थी। हर रात किसी के रोने की आवाज आती थी, धीमी, करुण और कांपती हुई। ये आवाजें बिल्कुल उसी दिशा से आती थीं जहां पुराना कुआं था। गांव के बाहर रहने वाले रघुनंदन चाचा, जो अक्सर रात को खेतों में पानी देखते थे, एक रात कुछ सुनकर रुक गए। उन्हें लगा कि कोई औरत धीरे धीरे रो रही है। उन्होंने टॉर्च कुएं की ओर घुमाई, पर वहां कुछ नहीं था। पर हवा ठंडी हो गई। अगली सुबह गांव की दो महिलाएं जब कुएं के पास से गुजरी तो उन्हें लगा कि कुएं की दीवार के अंदर से कोई नाखून घसीट रहा है, जैसे कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। गांव में डर फैलने लगा। शाम को चबूतरे पर सब जमा हुए। हर किसी के पास एक डरावना अनुभव था। रात में कोई मेरे घर की दीवार पर खुरचता रहा। मेरी गाय पूरी रात बुरी तरह चिल्लाती रही, कुएं की तरफ देख रही थी। रात में कोई मेरे घर की दीवार पर खुरचता रहा। सरपंच भी पहली बार डरा हुआ लग रहा था। एक दिन गांव की सड़क पर एक आदमी आया। उसका नाम विनय तिवारी था। वो लोक कथाओं और खोए इतिहास का शोध करता था। विनय सीधे सरपंच के पास गया। मुझे सुना है इस गांव में एक पुराना कुआं है जहां कोई बहुत पुरानी दर्दनाक घटना हुई थी। गांव वाले हतप्रभ रह गए। विनय ने पहली बार किसी अजनबी से इतना डर सुना था। जब विनय कुएं की ओर जाने लगा तो रास्ते में उसका सामना गांव के वृद्ध पंडित शंकराचार्य जी से हुआ। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी, उस कुएं के पास मत जाइए। वो अब सिर्फ कुआं नहीं, वो बंदी आत्मा का निवास है। हमने कुछ ऐसा किया था जिसका घाव आज तक नहीं भरा। विनय ने घबराहट से नहीं बल्कि और उत्सुकता से तर्रार युवक था करण। वो हर बात को अंधविश्वास कहकर मजाक उड़ाता था। वो बोला, अगर वहां कोई भूत होता तो मैं सबसे पहले दिख जाता। उस रात जब आसमान में चांद धुंध में छिपा था और गांव में सन्नाटा पसरा था, करण अकेला कुएं की तरफ गया। कुएं के चारों ओर अंधेरा था। जैसे ही करण पास पहुंचा, हवा ठंडी हो गई। कुओं के ऊपर एक लाल छतरी धीरे धीरे घूम रही थी, जैसे किसी के सिर पर हो, पर वहां कोई नहीं था। फिर कुएं से आवाज आई, बाहर निकालो मुझे। करण का दिल धड़कना बंद सा हो गया। फिर कुएं की दीवार पर एक औरत की परछाई दिखाई दी। लंबी, भीगे बाल, लाल साड़ी, पर उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ काला धुंध। करण चीखता हुआ गांव की तरफ भागा और बेहोश हो गया। अगली सुबह वो कांप रहा था, बुखार में था और बार बार सिर्फ एक ही बात कह रहा था, कुएं के नीचे कोई है। विनय और गांव के लोग 30 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर रहने वाले बाबा अद्वैतानंद के पास पहुंचे। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, देवरिया खेड़ा का लाल कुआं, मैंने इसके बारे में सुना है। ये किसी साधारण आत्मा का वास नहीं है। ये कमला की आत्मा है, जो कि 100 साल पुरानी है। कमला गांव की नर्तकी थी। उसकी खूबसूरती और कला से गांव के बड़े बड़े अधिकारी प्रभावित थे। लेकिन जमींदार के बेटे ने उसकी इज्जत छीनने की कोशिश की। कमला ने उसका विरोध किया। गुस्से में जमींदार के बेटे ने गांव में बदनाम कर दिया कि कमला पापिन है। पंचायत ने उसे गांव से बाहर कर दिया। अपमान और अकेलेपन में कमला कुएं पर गई और छलांग लगा दी। जमींदार ने क्रूरता में उसके शरीर को कुएं से निकालने नहीं दिया, बल्कि उसकी लाश को पत्थरों से दबाकर कुएं में ही बंद करवा दिया।
उसकी आत्मा वहीं फंस गई और उसकी लाल छतरी जो उसे धूप से बचाती थी आज भी उसके साथ तैरती है। बाबा अद्वैतानंद ने कहा, कमला की आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक उसकी हड्डियां निकालकर सम्मान के साथ मिट्टी में नहीं दफनाई जाएंगी। विनय, सरपंच और पंडित शंकराचार्य जी ने रात में कुएं की सफाई शुरू की। कुएं के तल में उन्हें लाल साड़ी और टूटी हुई छतरी के पास हड्डियों का ढेर मिला और एक छोटा सा मिट्टी का डिब्बा। उस डिब्बे में एक कागज था, कमला की आखिरी लिखी पंक्तियां। मैंने कोई पाप नहीं किया, मुझे सम्मान चाहिए, शांति चाहिए। अगले ही दिन गांव ने पूरे सम्मान के साथ कमला की अस्थियों का संस्कार किया। गांव की औरतों ने फूल चढ़ाए, पुरुषों ने क्षमा मांगी और पहली बार गांव वालों ने मिलकर अपनी पूर्वजों की गलती स्वीकार की। उस रात पहली बार गांव में कोई रोने की आवाज नहीं आई। कुओं के पास कोई छतरी नहीं तैरती थी और देवरिया खेड़ा की रातों में एक शांत ठंडी हवा बहने लगी। कमला की आत्मा को आखिर शांति मिल गई थी।